कोई राहत देने वाला बजट इसको नहीं कहेंगे। एक लिपापोती बजट के अंदर की गई। राजस्थान के कई मंदिर है जिनके जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास किया गया है। मंदिर के नाम पर भी आप जिस प्रकार से जिन्होंने एक जगह 100 करोड़ 200 करोड़ का बजट दिया गया, एक जगह 1 करोड़ का बजट भी नहीं दिया गया। या विधानसभा से आप आते हैं, आपके क्षेत्र को क्या मिला बजट? कुछ नहीं मिला। मेरे क्षेत्र को 6 करोड़ रुपए देने का काम किया। राजस्थान का सबसे जो गर्म मुद्दा बना हुआ है वो है छात्र संघ इलेक्शन। पूरे राजस्थान के अंदर हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। 2023 में गहलोत सरकार ने यानी कि आप ही की सरकार ने जब ये फैसला निकाला तब क्यों आप लोग आगे नहीं? हमने तब भी लेटर लिखे थे कि छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। अशोभनीय बयान है। एक उप मुख्यमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं कि पिछली सरकार ने बंद कर दिया तो अभी हम इसको बहाल थोड़ी करेंगे। मगर क्या लगता है पेच कहाँ फंस रहा है? आखिर सरकार को आपत्ति क्या है छात्र संघ चुनाव? कहीं ना कहीं ये डर उनके है कि जोधपुर भी हमारे, जयपुर विश्वविद्यालय भी हमारे, का ये डर ही इस बात का बयान है कि वो छात्र संघ चुनाव को लेकर राजी नहीं। राजस्थान में कोई जिम्मेदारी उन्हें क्यों नहीं मिल रही? तो सचिन पायलट जी राजस्थान के हर वर्ग, हर नौजवान के दिल में रहते हैं। हर नौजवान, हर वर्ग की सचिन पायलट जी आवाज है। लाइमलाइट में भी बने हुए हैं, लगातार जो पूरा विपक्ष खेमा है उसे संभाल भी रहे हैं। ओम डोटासरा जी आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज वो प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मगर पेपर लीक तो हुए तो अशोक गहलोत सरकार में थे, उस वक्त आप सब लोग कहाँ? देखो, हमने तो उस समय भी आवाज उठाई थी, कार्रवाई हुई, कमेटियां बनी, लेकिन सरकार चली गई। और हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा मगरमच्छ क्यों ना हो, इसके अंदर पकड़ना चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री ने नीट के पेपर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की तो देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी के आह्वान पर लगातार हम इस पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। तो मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये मंत्री जी को शोभा नहीं देता। माफी के नाम पर एक बयान से हवाला देना चाहते हो तो ये राजस्थान की जनता, आदिवासी समाज सहन नहीं करेगा। ये आप डीएनए टेस्ट ऐसी अशोभनीय भाषा शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देती। बुधवार को राजस्थान की नई सरकार यानी कि भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। मगर इस बजट को लेकर के कई तरह के असंतोष व्याप्त, विपक्षी खेमा लगातार सवाल उठा रहा है और पक्ष से यानी कि भजनलाल सरकार से कई तरह की मांगे भी कर रहा है। कहा जा रहा है कि भजनलाल का ये जो पहला बजट रहा पूरी तरह से खोखला बजट रहा। आम जनता से सीधा सरोकार रखने वाली जो योजनाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया। खासतौर पर मुद्दा युवाओं का। कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए किसी तरह की कोई घोषणा की ही नहीं गई है। हालांकि 4 लाख भर्तियों की घोषणा भजनलाल सरकार की ओर से की गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ राजस्थान यूथ कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष और इसके साथ ही संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले पंजाब केसरी पर स्वागत। थैंक यू मैम। कैसा लगा बजट? देखो मैम, राजस्थान सरकार का पहला बजट किसानों और नौजवानों के लिए कहीं ना कहीं कोई राहत देने वाला बजट इसको नहीं कहेंगे। एक लिपापोती बजट के अंदर की गई। जो लिपापोती हमेशा से भाजपा ने करने का काम किया, इसके ना तो आप किसानों के लिए कोई बड़ा बजट लेकर आ सके, ना युवाओं के लिए 4 लाख की घोषणा जरूर की नौकरियों की, लेकिन उसमें सुविधा कितने लेंगे, रिक्त जो पद हैं अभी, जैसे मान लो बेरोजगारी भत्ता के नाम पर अभी जो पिछले 6 महीने से उनको भत्ता नहीं मिला है, उस पर कोई बातचीत, कोई बजट, कोई मतलब ये लगता नहीं है कि ये जमीन पर किस प्रकार की इस बजट को करेंगे। कोई शिक्षा के लिए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों नए खोलने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई इसमें। तो निश्चित तौर पर ये आम जनता को राहत देने वाला बजट नहीं है। कोई महंगाई को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई महंगाई को कम करने को लेकर कोई बजट के अंदर कोई समाधान का आम जनता के लिए प्रयास नहीं किया गया। तो एक बजट पढ़ने का काम किया गया, लेकिन इसमें कोई पर्यटन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का जो इन्होंने 1-2 शहरों को देने का काम किया, वो एक बहुत से जिलों को नदारद बजट से रखा गया, बहुत सी तहसीलों को रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं एक भाजपा वाल सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन अभिमन्यु जी देखिए ना कि 4 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राजस्थान के कई मंदिर है जिनके जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास किया गया है। आप राजस्थान में मंदिरों पे हम मानते हैं कि आपने खाटू श्याम जी पर दिए, सालासर बालाजी भी है, मानगढ़ धाम भी है, विश्वकर्मा धाम भी है। तमाम हर एक जिले में, आज हनुमानगढ़ जिले में भद्रकाली मंदिर भी है,
जिसका बड़ा नाम है गोगामेडी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मंदिर के नाम पर भी आप जिस प्रकार से जिन्होंने एक जगह 100 करोड़ 200 करोड़ का बजट दिया गया, एक जगह 1 करोड़ का बजट भी नहीं दिया गया, तो एक मतलब मन गढ़ंत तरीके से इस बजट को मनाया गया। और इस पूर्ण बजट में किसान और युवा के लिए एक काम, किसान के लिए खाड़ों के निर्माण की व्यवस्थाएं हो, डैम की व्यवस्थाएं हो, घग्गर नदी में जो पंजाब से जो काला पानी आता है उसकी व्यवस्थाएं हो, पंजाब से जो आज घग्गर के अंदर हम जब पानी आता है पाकिस्तान तक पानी जाता है, हनुमानगढ़ गंगानगर जिला डूबने की कगार पर रहता है, तो उसको बांध की व्यवस्थाओं को लेकर, डैम की व्यवस्थाओं को लेकर कोई बजट के अंदर घोषणा नहीं की गई। चावल राइस बेल्ट घोषित करना हो, किसान बहुल्य क्षेत्र कौन से हैं, चाहे कोटा हो चाहे हनुमानगढ़ गंगानगर हो, कोई बड़ी घोषणाएं किसान के लिए इस बजट में नहीं की गई। अभिमन्यु जी, संगरिया विधानसभा से आप आते हैं, आपके क्षेत्र को क्या मिला बजट में? देखो मेरे क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, मेरे क्षेत्र को 6 करोड़ रुपए देने का काम किया, मामूली सा एक अंडरपास देने का काम राजस्थान सरकार ने किया। तो आप देख सकते हो किस प्रकार एक इन्होंने, मैं कहता हूँ, सवालिया निशान खड़ा करता है। पक्ष विपक्ष सरकार कोई भी रही हो, आपने मांग रखी थी आगे अपने क्षेत्र को लेकर? बिल्कुल, मैंने राइस मंडी को लेकर मांग रखी। मैंने जो हमारे पानी जो पंजाब से बरसाती पानी हमारे तब आता है, आज हरियाणा के अंदर O2 हेड बना हुआ है, उसी प्रकार हमारे भी डैम बने ताकि हमारे भी हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई में कोई दुविधा नहीं हो, और पानी जब आए तो शहर और गांव डूबने से बचे, उसको लेकर डैम की व्यवस्थाएं हो, पक्का घग्गर बने ताकि आने वाले समय में किसान वहाँ सुदृढ़ हो। तो कहीं ना कहीं उसमें भी कोई घोषणा राज्य सरकार ने नहीं की। कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर एक ठगा महसूस किया। कृषि विश्वविद्यालय भी हनुमानगढ़ संगरिया नहीं खोलना, कहीं चूरू जिले में खोलना, एक नजरअंदाज हनुमानगढ़ गंगानगर जिले को रखा। अच्छा अभिमन्यु जी, बजट पर तो हमने बात कर ली। इन दिनों राजस्थान का सबसे जो गर्म मुद्दा बना हुआ है वो है छात्र संघ इलेक्शन। गहलोत सरकार में छात्र संघ इलेक्शंस बंद किए गए थे, उन पर बैन लगाया गया था, मगर आज जब भजनलाल सरकार हुई है तो NSUI के ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर तो कभी पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हम सब लोग छात्र संघ, छात्र राजनीति से आए हैं। आम गरीब किसान परिवार के लड़के इस राजनीति में सेवा के माध्यम में कैसे आ सकते हैं? छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। और छात्र संघ चुनाव होना कोई एक छात्र नेता या एक कॉलेज का अध्यक्ष बनने तक सीमित नहीं है। वो कॉलेज में जो विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए आता है उसको अनेकों दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। वो अपनी मांग को अपने विश्वविद्यालय पटल पर, महाविद्यालय पटल पर मजबूती से रख के उसके मांग में, चाहे वो खेल विभाग का मामला हो, चाहे उसके एडमिशन का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। और वो छात्र नेता ही, छात्र संघ अध्यक्ष ही प्रिंसिपल और कुलपति के मध्यस्थता के अंदर छात्रों की मध्यस्थता करता है। अभिमन्यु जी, जब 2023 में गहलोत सरकार ने, यानी कि आप ही की सरकार ने जब ये फैसला निकाला, तब क्यों आप लोग आगे नहीं आए? देखो, हम तो तब भी हमने कहा था, हमने तब भी लेटर लिखे थे। मैं NSUI का अध्यक्ष रहा हूँ, छात्र संघ से आया हूँ, NSUI के इकाई अध्यक्ष से लेकर छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, कॉलेज का अध्यक्ष रहा, विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी रहा। तो कहीं ना कहीं हमने तो तब भी कहा कि छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं आम चुनाव की वजह हो, एडमिशन लेट होने की वजह हो, तो उनका वो कारण बताया। लेकिन आज क्या कारण है? सरकार चेंज हो गई है, हम सरकार से अब वापिस अपेक्षा भी रखते हैं, सरकार से उम्मीद भी रखते हैं। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि अशोक गहलोत का ये फैसला गलत था जो छात्र संघ चुनाव पर बैन बिल्कुल, लगाया? देखो इसमें कोई दुराय नहीं है। अशोक गहलोत जी ने उस समय जो फैसला लिया, हम सब लोगों ने मांग की थी, और वो उस मांग के उस समय उन्होंने आम चुनाव का हवाला दिया, कहीं ना कहीं लेट एडमिशन का हवाला दिया, आज एडमिशन प्रक्रिया का हवाला दिया। लेकिन आज वो परिस्थितियां हैं नहीं। आज राज्य सरकार को छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। और राजस्थान में तमाम NSUI के छात्र नेता तमाम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे टंकी पर चढ़ना हो, कलेक्ट्रेट घेराव हो, अपनी मांग को लेकर, उचित मांग को लेकर हम छात्र नेताओं के साथ हैं, और तमाम हमें भी सदन के अंदर मजबूती से उठाएंगे। राजस्थान के जो डेप्यूटी CM है प्रेमचंद बैरवा, वो कह रहे हैं कि ना तो हमने छात्र संघ चुनावों पर बैन लगाई, ना ही हम बहाल करने वाले हैं। तो अब ये उनका कोई बयान शोभनीय थोड़ी देता है, अशोभनीय बयान है। एक उप मुख्यमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं
कि पिछली सरकार ने बंद कर दिया तो अभी हम इसको बहाल थोड़ी करेंगे। तो आपने घोषणा पत्र में ये कहा कि हम छात्र संघ चुनाव चालू करेंगे। आपने जब आपकी सरकार बनी तब से आप इस बात पर बार बार बोल रहे हो, और आज आप ऐसी अशोभनीय बात कर रहे हो, और एक संविधान के प्रमुख पद पर बैठकर ऐसी बात शोभा नहीं देती। और तमाम मुख्यमंत्री जी को भी हम कहना चाहते हैं कि छात्र एक राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, राजनीति का माध्यम है, सेवा का माध्यम है, जो कि छात्रों को उसका हक उनको मिलना चाहिए। और तमाम छात्र नेता जो मजबूती से इसमें लड़ रहे हैं, हम तमाम लोग इनके साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपकी बात सही है कि राजनीति में घुसने के लिए छात्र संघ चुनाव एक पहली सीढ़ी है किसी भी छात्र के लिए, मगर क्या आपको वर्तमान का माहौल देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ राजनीति ही छात्रों पर हावी हो गई है? कॉलेज में पढ़ाई के अलावा राजनीति का जो खेल है वो ज़्यादा हो रहा है? देखो मैम, राजनीति का कॉलेज, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में हमेशा से एक राजनीति की परिभाषा चलती आई है। चाहे विश्वविद्यालय का स्टाफ हो, कुलपति हो, छात्र नेता हो, एक मध्यस्थता करने का माध्यम हो, छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र प्रतिनिधि, तो एक ये स्वार्थपूर्ण वातावरण का जो माहौल होता है विश्वविद्यालयों में, वो ही हमेशा रहता है। हम सब लोग आए हैं, पढ़ाई भी करते हैं, इसमें छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से रखते भी हैं, उनके मुद्दों को उठाते भी हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर भी संघर्ष करते हैं। और पढ़ाई करने वाला व्यक्ति पढ़ाई भी करता है। आज हम सब लोग पढ़कर ही तो छात्र नेताओं ने बिना पास हुए तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान के कई दिग्गज नेता आज ऐसे हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही छात्र संघ इलेक्शनों के माध्यम से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मगर क्या लगता है पेच कहाँ फंस रहा है? आखिर सरकार को आपत्ति क्या है छात्र संघ चुनावों से? सरकार को क्या आपत्ति है? अब सरकार को सोचना चाहिए, या उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा संगठन लगातार 10 साल से चुनाव हार रहा है। कहीं ना कहीं ये डर उनके है कि जोधपुर भी हमारे, जयपुर विश्वविद्यालय भी हमारे, तो उनका ये डर ही इस बात का बयान है कि वो छात्र संघ चुनाव को लेकर राजी नहीं है। जी अभिमन्यु जी, राजस्थान की राजनीति की बात करना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूँगी। सचिन पायलट खेमे के आप कहे जाते हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, फिर हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान में कोई जिम्मेदारी उन्हें क्यों नहीं मिल रही है? देखो, सचिन पायलट जी राजस्थान के हर वर्ग, हर नौजवान के दिल में रहते हैं। हर नौजवान, हर वर्ग की सचिन पायलट जी आवाज़ है। हर नौजवान सचिन पायलट जी को राजस्थान में अपना भविष्य देखता है। जिम्मेदारी की बात है, जहाँ पार्टी काम करने के लिए भेजती है वहाँ काम करना पड़ता है। लेकिन राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार हो, राजस्थान में आज भी पायलट साहब रहते हैं, हर कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल होते हैं, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को संभालने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पर राजस्थान का हर वर्ग, हर युवा, हर जन सचिन पायलट जी को आने वाला भविष्य के रूप में देखता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि देखिए ना, अशोक गहलोत बीमार है, वो घर पे मतलब आराम कर रहे हैं, आराम ले रहे हैं जो भी डॉक्टर्स की सलाह पर। दूसरी ओर सचिन पायलट दूसरे राज्यों के दौरे पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस को संभालने का काम है वो मुख्य रूप से गोविंद सिंह डोटासरा ही कर रहे हैं। लाइमलाइट में भी बने हुए हैं, लगातार जो पूरा विपक्ष खेमा है उसे संभाल भी रहे हैं। तो क्या उन्हीं के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी? देखो, प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर पार्टी की जिम्मेदारियां होती है। गोविंद डोटासरा जी आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज वो प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और बखूबी वो अपना काम कर रहे हैं। जी, आप खुद यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, साथ में विधायक भी हैं, दो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कोई नया चेहरा मिलने वाला है यूथ कांग्रेस को? देखो, पार्टी में जिम्मेदारियां आलाकमान तय करता है और हम लोग सब चुनाव लड़कर आए हैं, आम गरीब परिवारों से, NSCI हो, यूथ कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी की सोच और सचिन पायलट जी की सोच थी कि आम गरीब परिवार के लड़के कैसे राजनीति में अग्रिम पंक्ति में आ सकते हैं। पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी है उस पर काम कर रहे हैं। पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करने का काम करते हैं। बाकी पार्टी आलाकमान तय करता है कि हमें कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है। आप क्योंकि यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है, ऐसे में आपसे सवाल बनता है कि यूथ कांग्रेस में पदाधिकारियों की जो भर्ती है उसे होल्ड पर डाल दिया गया है। देखो, निश्चित रूप से निष्क्रिय जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश महासचिव हो, सचिव हो, जो इलेक्टेड होकर आए, 6 महीने का समय हुआ। जो पदाधिकारी निष्क्रिय है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। जो
कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए सड़क पर, चाहे पेपर का मामला हो, चाहे आम जनता का मामला हो, उसके लिए लड़ाई लड़ता है, उस कार्यकर्ता को पार्टी में जिम्मेदारी दी जाएगी और महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। आपने पेपर लीक की बात की और ऐसे में ये सवाल आपसे बनता है, आप लोग लगातार जब से भजनलाल सरकार आई है लगातार सवाल उठा रहे हैं पेपर लीक को लेकर, मगर आप देखिए ना कि भजनलाल सरकार में तो फिर भी पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है, 100 से ज़्यादा अपराधी है वो अरेस्ट हो चुके हैं, सो जी लगातार कार्रवाई कर रही है, अभी ईडी भी इस मामले में अभी एंट्री ले चुकी है, मगर पेपर लीक तो हुए तो अशोक गहलोत सरकार में थे, उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे? देखो, हमने तो उस समय भी आवाज़ उठाई थी, उस सरकार में भी आवाज़ उठाई, आरपीएससी भंग करने की मांग की, कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई, कमेटियां बनी, लेकिन सरकार चली गई। आज सरकार भाजपा की है, भाजपा अपना काम कर रही है और हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा मगरमच्छ क्यों ना हो, इसके अंदर पकड़ना चाहिए। जिसने पेपर चोरी की है, जिसने आम गरीब परिवारों के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया है, उनको सरकार के प्रति जो अविश्वास उत्पन्न हुआ, उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। आज नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, देश में 40-45 दिन हुए हैं, लेकिन अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने, देश के शिक्षा मंत्री ने नीट के पेपर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। आप डायरेक्टर को हटाकर लिपापोती नहीं कर सकते, आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 24 लाख विद्यार्थियों के, 24 लाख नौजवानों के परिवार के भविष्य का सवाल है, उनके आने वाले भविष्य का सवाल है। तो इसको लेकर यूथ कांग्रेस लगातार मैदान में है और राहुल गांधी जी के आह्वान पर लगातार हम इस पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात राजस्थान में, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अभी चल रही है और आप लोग लगातार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं, क्या वाकई में राजस्थान का शिक्षा संभाग जो है वो संभालने लायक नहीं रहा है हमारे मंत्री? देखो, मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार मंत्री जी ने बयान दिए, डीएनए टेस्ट के नाम पर हो, आदिवासी समाज के नाम पर हो, माफ़ी नहीं मांगना, ये मंत्री जी को शोभा नहीं देता। आप इतना बड़े समाज, जो समाज हमें पर्यावरण प्रकृति सिखाता है, उस समाज के बारे में लगातार बयानबाजी की और आप माफ़ी के नाम पर एक बयान से हवाला देना चाहते हो, तो ये राजस्थान की जनता, आदिवासी समाज सहन नहीं करेगा। आने वाले समय में हम उनको नैतिकता के आधार पर सदन में भी घेर रहे हैं और सड़क पर भी हम पूरी बात उनके खिलाफ रख रहे हैं कि आपको आदिवासी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, आदिवासी समाज के बीच में जाकर आपको उनसे वार्ता करनी चाहिए। आप डीएनए टेस्ट, ऐसी अशोभनीय भाषा शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देती। तो संगरिया से विधायक और इसके साथ ही राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया को आपने सुना और तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। बजट को आप ले लीजिए, फिर चाहे छात्र संघ चुनावों को आप ले लीजिए, इनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और इसके लिए हम पूरे पुरजोर तरीके के साथ आवाज़ उठाएंगे, फिर चाहे सदन में हो या फिर सड़कों पर। आपका क्या कुछ ख्याल है इनके जवाबों पर, क्या आप संतुष्ट? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।